केमिकल काइनेटिक्स में भी आपसे हम बात करने वाले हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में या फिर रिएक्शन वेलोसिटी के बारे में। दोनों चीज़ों का नाम अलग है लेकिन दोनों चीज़ें हैं बिल्कुल सेम, तो आप याद रखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन या फिर रिएक्शन वेलोसिटी सेम चीज़ें हैं, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। हिंदी में हम बोलते हैं अभिक्रिया की दर या फिर अभिक्रिया का वेग। तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है वो सिंपल तरीके से कुछ ऐसे समझें आप। आपको पता होगा कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो कि बहुत जल्दी से बहुत तेज़ी से कंप्लीट हो जाते हैं। हम बोलेंगे कि उस रिएक्शन की वेलोसिटी या उस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा है, रिएक्शन चूँकि तेज़ी से कंप्लीट हो रहा है। और कुछ रिएक्शन ऐसे होंगे जो कि बहुत स्लोली कंप्लीट होते हैं, बहुत धीरे धीरे कंप्लीट होते हैं। हम बोलेंगे वो रिएक्शन की रिएक्शन वेलोसिटी कम है या उस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन कम है। तो वाकई में रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है वो ज़रा हम समझ लेते हैं। तो देखिए, रिएक्शन में एक ही चीज़ होती है, किसी भी रिएक्शन में हमेशा एक ही चीज़ होती है, रिएक्टेंट। क्या होता है जानते हैं आप, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो किसी भी रिएक्शन में एक ही चीज़ होती है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब आप ये समझते हैं कि रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, आप यह भी समझते होंगे कि अगर हम दूसरे तरीके से बोलें तो किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट खर्च होते हैं, बदले में प्रोडक्ट बनता है। ये मानते हैं आप। जब रिएक्शन में रिएक्टेंट खर्च होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि रिएक्टेंट की मात्रा या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लगातार विथ टाइम घटेगी और प्रोडक्ट की मात्रा या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन विथ टाइम लगातार बढ़ेगा। तो रिएक्टेंट लगातार खर्च होगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, प्रोडक्ट लगातार बनता रहेगा तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लगातार इंक्रीज होती है। ये समझना है आपको। हम किसी रिएक्शन के बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। मान लिया कोई रिएक्शन हो गया A इक्वल टू B, जहाँ पे A रिएक्टेंट है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, और B प्रोडक्ट है, रिएक्शन के लास्ट में बन रहा है। तो जैसा कि यहाँ पे हमने आपसे पहले ही बोला था, किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लगातार विद टाइम डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लगातार विद टाइम इंक्रीज होती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन की डिफिनीशन क्या है वो सुन लें आप। रेट ऑफ रिएक्शन की डिफिनीशन ये बोलती है, किसी भी रिएक्शन में वह रेट जिस रेट से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है या वह रेट जिस रेट से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, उसी रेट को हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो एक चीज़ आपने शायद ध्यान दिया होगा, रेट ऑफ रिएक्शन को हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटने के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ने के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो वह रेट जिस रेट से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है या वह रेट जिस रेट से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है, उसी रेट को हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अगर कोई भी रिएक्शन ऐसा हो जिसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत तेज़ी से डिक्रीज हो, बहुत तेज़ी से घटे, इसका मतलब रिएक्शन में रिएक्टेंट बहुत तेज़ी से खर्च हो रहा है, माने रिएक्टेंट बहुत तेज़ी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो सिंपल बात है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी उसी रेट से बढ़ेगी फिर। तो माने रिएक्शन फास्ट रिएक्शन है वो। हम यहाँ पे रिएक्शन के बारे में बात कर रहे थे, ये तो आपने समझ लिया। हम यहाँ पे रिएक्शन के बारे में बात कर रहे थे, रिएक्शन हमने लिखा A इक्वल टू B। तो हम यहाँ पे दो चीज़ें देखते हैं, T इक्वल टू 0 सेकेंड, T फॉर टाइम, तो हमने टाइम को सेकेंड में लिया है, T इक्वल टू 0 सेकेंड, ये इनिशियल है। इनिशियल T इक्वल टू 0 सेकेंड। आप ये तो समझते हैं कि रिएक्शन में अगर A रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट की कुछ तो अमाउंट लेके हम रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। तो हम ये मान लेते हैं कि रिएक्शन में A के स्मॉल A मोल, हमने रिएक्शन में A का स्मॉल A मोल यूज़ किया है। तो A की कंसंट्रेशन अभी फ़िलहाल, माने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अभी फ़िलहाल स्मॉल A मोल पर लीटर है और B की कंसंट्रेशन 0 है। और B की कंसंट्रेशन 0 क्यों है वो भी आप समझते होंगे। B की कंसंट्रेशन 0 होने का मतलब अभी कोई भी B बना नहीं है, क्योंकि सिंपली आप समझते हैं हमने सीधे सीधे लिखा इनिशियल माने स्टार्टिंग टाइम, जिसमें T इक्वल टू 0 माने रिएक्शन, इस रिएक्शन को स्टार्ट हुए अभी कोई भी सेकंड हुआ नहीं है, 0 सेकंड हुआ, माने रिएक्शन अभी स्टार्ट हुआ ही नहीं है। तो A और ये 0, मान लिया रिएक्शन T टाइम के बाद या T सेकंड के बाद कंप्लीट हो जाता है, तो T इक्वल टू T सेकंड ये फाइनल है, T इक्वल टू T सेकंड।
तो सिंपल पैटर्न आप समझते हैं कि रिएक्टेंट लगातार रिएक्शन में खर्च होते हैं, माने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लगातार डिक्रीज होती है। हम ये मान लेते हैं कि टी सेकेंड में, चूंकि टाइम इंटरवल टी सेकेंड है, 0 सेकेंड से टी सेकेंड, तो हम ये मान लेते हैं कि टी सेकेंड में एक ही कंसंट्रेशन में होने वाला चेंज यक्स है, माने एक ही कंसंट्रेशन जो कि घटनी है, चूंकि रिएक्टेंट है घटेगा। तो टी सेकेंड में एक ही कंसंट्रेशन ए से घट के ए माइनस यक्स हो गई। अब बी कितनी होगी ये जरा देखना है। तो रिएक्शन पे जरा हम ध्यान देते हैं। रिएक्शन हमारा क्या है, ए इक्वल टू बी। अब एक टर्म शायद आपने सुना होगा, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होते हैं, किसी भी रिएक्शन में जो मालिकूल्स के आगे जो नंबर लिखे होते हैं, जिसे हम नंबर ऑफ मोल्स भी बोलते हैं, तो जो नंबर लिखे होते हैं उनको हम बोलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और बाय द वे, अगर किसी भी रिएक्शन में किसी भी मालिकूल के आगे, किसी भी एटम के आगे, किसी भी आयन के आगे अगर कोई भी नंबर नहीं लिखा है तो वहाँ पे हम एक मानते हैं, तो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हमने लिया था, इसमें ए का स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सामने कुछ नहीं है, हम एक मानेंगे। बी का स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सामने फिर से कुछ नहीं है, हम एक मानेंगे। माने रिएक्शन में रिएक्टेंट का 1 मोल खर्च होगा और प्रोडक्ट का 1 मोल, माने बी का 1 मोल बनेगा। तो ए और बी दोनों के स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है, 1 है, एक ही है। अब आप ये समझते हैं कि ए का 1 मोल जब खर्च होगा तो बदले में क्या होगा, बी का 1 मोल बनेगा। तो अगर बाय द वे टी टाइम में या टी सेकेंड में ए के स्मॉल ए मोल में से यक्स मोल खर्च होगा, तो आप ध्यान देंगे जब इसका 1 मोल खर्च होगा तो इसका 1 ही मोल बनेगा। ये हमको पता चला बाय रिएक्शन से। तो जब इसका यक्स मोल, ए में से यक्स मोल खर्च होगा तो फिर ये कितना बन जाएगा, यक्स ही बनेगा। तो ये हो गया यक्स। तो ये दोनों कंडीशन, ये t इक्वल टू 0 सेकेंड पे कंडीशन है, कंसंट्रेशन ए की और कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की माने बी की। और ये रिएक्शन के लास्ट में है, रिएक्शन के t सेकेंड के बाद कंसंट्रेशन है ए की माने रिएक्टेंट की और कंसंट्रेशन है बी की माने प्रोडक्ट की। अब रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का फार्मूला क्या होता है वो जरा देखते हैं। तो जनरली रेट ऑफ रिएक्शन को हम R से डिनोट करते हैं, R फॉर रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का फार्मूला लिख देते हैं। तो R इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट R, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपान टाइम यूज्ड। आपको याद होगा हमने आपसे बोला था कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के टर्म में निकाल सकते हैं। तो अगर रिएक्टेंट के टर्म में निकालेंगे तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट के टर्म में निकालेंगे तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। तो जितनी तेजी से इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई या इसकी जितनी तेजी से इंक्रीज हुई जिस रेट से, उसी रेट को रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो हम दोनों के टर्म में निकाल सकते हैं। अभी फिलहाल हम रिएक्टेंट ए के टर्म में निकाल रहे हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट ए, फार्मूला क्या है, R इक्वल टू, अच्छा फार्मूले पे ध्यान दें आप, क्योंकि हम रिएक्टेंट के टर्म में निकाल रहे हैं। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम यूज्ड। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज कितना हुआ है वो अपॉन यूज्ड टाइम। तो कंसंट्रेशन में चेंज हुआ कितना है वो हमको कैसे पता चलेगा, वो हमेशा पता चलता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो रिएक्टेंट की फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है, घट गई है, ए माइनस एक्स हो गई है। और रिएक्टेंट ए की इनिशियल कंसंट्रेशन स्मॉल ए है। तो हम फाइनल वैल्यू में से या फाइनल कंसंट्रेशन में से इनिशियल कंसंट्रेशन को माइनस कर रहे हैं। ये हो गया चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज जितना हुआ है अपॉन लगने वाला टाइम। तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम मीन्स t माइनस 0। ये हो गया। अभी एक चीज़ बड़ी बात है, ये एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि हमने बोला था कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के टर्म में निकाल सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है
अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को रिएक्टेंट के टर्म में निकालेंगे तो उसको हम हमेशा नेगेटिव साइन से दिखाते हैं। इसका रीज़न आप समझ लें, क्योंकि अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के टर्म में निकालेंगे तो रिएक्शन में होता क्या है, विथ टाइम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, और कंसंट्रेशन डिक्रीज होने का मतलब कि कंसंट्रेशन में जो चेंज है वो नेगेटिव है, क्योंकि कंसंट्रेशन लगातार घट रही है, नेगेटिव हो रही है। तो इसी नाते हम यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे। और नेगेटिव साइन कब यूज़ करेंगे, विथ रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट के टर्म में हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हो तब नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे। अब ये ब्रैकेट हम क्लियर करते हैं, तो a कैंसिल हो गया, -x, तो इक्वल टू वैल्यू क्या मिली, x/t, ये हमको वैल्यू मिली। यूनिट क्या होती है, यूनिट देख लेते हैं। तो x क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, और टाइम हमने लिया है किस में, सेकंड में। अभी हमको पता चला कि जो R है, जिसको हम रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, जो अभी फ़िलहाल हम रिएक्टेंट के टर्म में निकाल रहे हैं, वो x/t हमको मिला, और नेगेटिव साइन से हमने दिखाया था। फिलहाल वैल्यू कुल मिला के पॉजिटिव हो गई है, और उसकी यूनिट हमको मिली मोल पर लीटर पर सेकेंड, या इसी को साइट में हम बोलते हैं मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। हम एक काम करते हैं, हम रेट ऑफ रिएक्शन को प्रोडक्ट बी के टर्म में निकालते हैं अब की बार। तो रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट बी, फार्मूला सेम चलेगा। तो R इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और ये चेंजिंग कैसे निकालेंगे, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो प्रोडक्ट की फाइनल कंसंट्रेशन x है और इनिशियल कंसंट्रेशन 0 है, अपान टाइम यूज्ड, टाइम फिर से वही है t-0, तो t-0। अब यहाँ पे आपको याद होगा, यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन यूज़ किया था। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट के टर्म में हम निकाल रहे थे, और विथ अ टाइम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, माने कंसंट्रेशन में होने वाला चेंज नेगेटिव था, तो हमने नेगेटिव साइन यूज़ किया था। क्योंकि अब की बार हम प्रोडक्ट के टर्म में निकालने वाले हैं, और विथ टाइम क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है ना, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ने के नाते, या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में होने वाला चेंज पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे। वैल्यू R की फिर से वही मिली, x/t, यूनिट फिर से सेम होगी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो अभी फ़िलहाल आप ये समझ गए हैं R क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन है। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब वो रेट जिस रेट से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, या वो रेट जिस रेट से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। माने रेट ऑफ रिएक्शन को दोनों तरीके से हम निकाल सकते हैं, रिएक्टेंट के टर्म में, प्रोडक्ट के टर्म में। और रिएक्टेंट के टर्म में निकालते हैं तो नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट के टर्म में निकालते हैं तो पॉजिटिव साइन यूज़ करते हैं। निकालने का फार्मूला आपके सामने है, ये सारी चीज़ें आपने देखा। और अभी एक सिंपल बात पे शायद आपने ध्यान दिया होगा, आपको दोनों ही तरह से, माने रिएक्टेंट के टर्म में हमने निकाला तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना मिला, x/t मिला, और प्रोडक्ट के टर्म में हमने निकाला था, ये रिएक्टेंट के टर्म में है, ये प्रोडक्ट के टर्म में है, तो दोनों ही तरीके से मिलने वाली वैल्यू क्या है, बिल्कुल सेम है। अब आपको शायद ये लगता होगा कि अच्छा है, अगर कभी भी हम किसी भी रिएक्शन के रेट को निकालना चाहते हैं तो हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के टर्म में निकालेंगे, वैल्यू हमेशा सेम मिलेगी। तो आप ये जानते रहेंगे, वैल्यू हमेशा सेम मिले ये कोई कंपलसरी नहीं है। वैल्यू सेम तभी मिलेगी जबकि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम हो। अगर स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम होंगे तो तब रिएक्टेंट के टर्म में या प्रोडक्ट के टर्म में मिलने वाली वैल्यू सेम रहेगी। लेकिन अगर कोई रिएक्शन ऐसा होता जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि दोनों ही तरीके से वैल्यू सेम मिलती, तब ऐसा वहाँ पे नहीं होता। हम एग्जांपल ज़रा वहाँ भी देख लेते हैं। जैसे अगर रिएक्शन कुछ ये होता, A = 2B, अगर रिएक्शन ये है तो यहाँ पे
ये t इक्वल टू 0, बाकी समझते होंगे आप, टाइम सेकंड में लेते हैं, और ये t इक्वल टू t सेकेंड। a मोल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये 0 रहेगा, समझते हैं आप। अगर a में से यक्स खर्च हुआ, अब की बार यहाँ पे यक्स नहीं लिखेंगे हम, वो ध्यान से समझ लें आप। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है? क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम नहीं है। रिएक्टेंट का स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है और प्रोडक्ट का स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है। ठीक है, तो यार रिएक्शन से यह भी हमको पता चला कि अगर A का 1 मोल खर्च होगा तो बदले में B के 2 मोल बनेंगे। तो आपने शायद ध्यान दिया कि A का x मोल खर्च हो रहा है तो B का 2x मोल बन जाएगा। अगर बाय द वे ये y मोल खर्च होता तो ये 2y बन जाता। ये तो समझते होंगे ना। तो ये देखते हैं। अब यहाँ से एक बार हम रिएक्टेंट के टर्म में देखते हैं, जैसा हमने पहले देखा था, और बाद में प्रोडक्ट के टर्म में देखेंगे। तो अभी रिएक्टेंट के टर्म में देख लेते हैं। रिएक्टेंट फार्मूला सेम रहने वाला है, R इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन माने फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, क्योंकि रिएक्टेंट है नेगेटिव साइन के साथ में, अपान T माइनस 0। वैल्यू क्या मिली? x बाई टी। ये तो वैल्यू मिली, रेट ऑफ रिएक्शन हमको मिला, इसी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन मिला रिएक्टेंट A के टर्म में। अब की बार देखते हैं प्रोडक्ट के टर्म में। ये तो यहाँ पे रिएक्शन में क्या होने वाला है? फार्मूला तो सेम ही रहेगा, जानते होंगे आप। R मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू फाइनल कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की 2x है ना, माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन 0 पॉजिटिव साइन के साथ में चूंकि प्रोडक्ट है, अपान यूज द टाइम मीन्स T माइनस 0 इक्वल टू वैल्यू क्या मिली? 2x बाई टी। तो क्या आपको अभी भी लगता है कि किसी भी रिएक्शन में हम रिएक्टेंट के टर्म में या प्रोडक्ट के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो वैल्यू सेम रहेगी? ऐसा नहीं होगा। ऐसा केवल उसी रिएक्शन में होगा जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम हो। लेकिन जिन रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम नहीं होते हैं ना, उसमें रिएक्टेंट के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन कुछ अलग होगा और प्रोडक्ट के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन कुछ अलग होगा, माने सेम नहीं होगा।